आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये स्कोप ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। ये हम बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करते हैं? ये कोर्स हम सब जानते हैं, जैसे 4 ईयर प्रोग्राम है। 3 ईयर का इसमें थ्योरी क्लासेस होती है और 1 ईयर का इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोज़र होता है, जिसको हम रावे नाम से हम जानते हैं। तो इसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर करने वालों का मेन फ़ोकस जॉब के ऊपर होता है, या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जॉब के ऊपर फ़ोकस करती है। क्योंकि अदरवाइज़ जो दूसरी बीएससी कोर्सेज़ हैं, वो एक एकेडमिक्स के अंदर हम देख सकते हैं, या रिसर्च के अंदर जाने वाले सिंपल बीएससी करते हैं, बीएससी ज़ूलॉजी, बॉटनी या मैथमेटिक्स किसी के अंदर भी जाते हैं। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर वालों का एक बहुत बड़ा फ़ोकस जॉब के ऊपर होता है। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हमारे पास 2 अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, या तो हम जॉब में चले जाएँ या हम हायर स्टडीज़ में चले जाएँ। तो हम पहले जॉब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जॉब पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं कि ज़्यादा लोग इसके ऊपर टारगेट करते हैं, इसको अपना एम बनाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ग्रेजुएशन हमारा पूरा होते ही हम एक सिविल सर्विसेज़ के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। सिविल सर्विस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यूपीएससी करवाती है, बाकी स्टेट्स के अंदर स्टेट पीसीएस नाम से ये मशहूर है। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए इसमें क्या ख़ास है? एग्रीकल्चर वाले यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज़ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे यूपीएससी के अंदर पहले तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद हमको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इंटरव्यू के अंदर भी हमको अपीयर होना पड़ेगा। ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टफ है और इसमें इसका सक्सेस रेट कम होता है। लेकिन इसको हम एक अपॉर्च्युनिटी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सेलिब्रेटेड जॉब है और बहुत लोग इसको टारगेट करके तैयारी करते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन टफ है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इसी के अलावा जब हम स्टेट पीसीएस के अंदर देखते हैं, तो अ, इसके अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट निकलती है। ये भी ग्रेजुएट लेवल के लिए अवेलेबल होती है, और उसके बाद में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भी स्टेट पीसीएस के अंदर निकलती है। अलग-अलग स्टेट्स के अंदर अलग-अलग पोस्ट्स निकलती हैं, लेकिन इसी के बराबर के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग अलग-अलग पोस्ट निकलती हैं, अलग-अलग नाम से वो आपको मिल जाएँगी। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं, वेयरहाउसिंग डिपार्टमेंट। वेयरहाउसिंग डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर के अंदर काम ये होता है कि पूरे इंडिया के अंदर या पूरी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी या तो प्रोडक्शन है या उससे रिलेटेड इनपुट है, आउटपुट है, उन सब को स्टोरेज प्रोवाइड करवाना और उसका ट्रांसपोर्ट उसके लिए अवेलेबल करवा पाना। तो यही वेयरहाउसिंग डिपार्टमेंट का काम है। जैसे प्रोडक्शन के अंदर हमारे ग्रेन्स आ जाते हैं या अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस आ जाता है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स हैं, मैन्योर्स हैं, मशीन्स हैं, उन सब की स्टोरेज और इन सब की स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ये वेयरहाउसिंग डिपार्टमेंट अवेलेबल करवाता है। तो सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, सीडब्ल्यूसी जिसे कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर एक पोस्ट निकलती है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जेटीए के नाम से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कई लोग इसको जेटीए कहते हैं। और अदरवाइज़ एक दूसरी पोज़ीशन जो है, जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आती है, ये सेंट्रल लेवल की है। और स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर एक प्रोक्योरिंग इंस्पेक्टर है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर है और असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर आता है इसके अंदर। हम अगर इसको कंपेयर करें, या हम सेंट्रल और स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस आता है? सेंटर के अंदर हमको एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी हमको बहुत ज़्यादा मिलती है, और उसके डिसएडवांटेज में हम देखें तो हमको पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन स्टेट के अंदर हमारा एक ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स होता है कि हाँ, हम इस स्टेट से बाहर नहीं जाएँगे। तो लेकिन स्टेट के अंदर हमका हमारा जो ग्रोथ या एक्सपोज़र जो है, वो कंपैरेटिवली कम होता है, पूरे ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से। तो अपने-अपने सहूलियत के हिसाब से हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीड कॉर्पोरेशन आता है। सीड कॉर्पोरेशन भी सेंट्रल लेवल पर भी है और स्टेट लेवल के ऊपर भी आता है। सीड कॉर्पोरेशन का काम ये होता है कि पूरे इंडिया के अंदर सर्टिफाइड सीड्स का प्रोडक्शन करवाना और उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना। तो नेशनल लेवल के ऊपर आता है, जूनियर ट्रेनी नाम से एक पोस्ट आती है, और स्टेट लेवल के ऊपर सीड ऑफिसर नाम से एक पोस्ट आती है। तो हम इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी बीएससी एजी वाले हैं। उसके बाद एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट ग्रेड 3, ये जो पोस्ट आती है, ये भी बीएससी एजी के लिए आती है। तो इसके लिए भी हम लोग अप्लाई, जो भी बीएससी एजी वाले हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो इसका काम ये होता है कि इंडिया के अंदर हम हमारा जो कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर प्रोडक्शन से लेकर के इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट हर तरह की चीज़ों को एंश्योर करना, उसको चैनलाइज़ करना, ये काम कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम होता है। कि अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है और उनका कोऑर्डिनेशन बिठाना, जिनको रॉ मटेरियल चाहिए या जिनको अपना मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, तो ये काम कॉटन कॉर्पोरेशन के अंदर होता है। तो इसके अंदर एक पोस्ट आती है जूनियर असिस्टेंट की, तो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एफएसएसएआई जिसे कहते हैं, इसके अंदर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये बेसिकली जो है
स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है। एफएसएसएआई जो है, आपने कई सारी चीज़ों में देखा होगा खाने की चीज़ों के अंदर, इसका ये उसको उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है या उसके ऊपर इवैल्यूएट करता है ये। तो ये सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी के ऊपर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में ये इफ़को है, तो ये कॉर्पोरेटिव एजेंसी है, इसके अंदर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी नाम से एक पोस्ट आती है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी अलग-अलग थी, इसके बाद स्टेट सर्विसेज़ सिलेक्शन जो होती है, कई जगह इसको एसएसबी कहा जाता है या एसएससी कहा जाता है। तो इसके अंदर अलग-अलग इसके अंदर भी अलग-अलग स्टेट्स के अंदर अलग-अलग नाम से आती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई सी भी वो पोस्ट हो हर स्टेट के अंदर अवेलेबल हो, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग वैसी-वैसी पोस्ट आपको मिल सकती है। तो इसके अंदर जैसे विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट नाम से एक पोस्ट आती है और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, ये राजस्थान के अंदर अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले इसकी निकली हुई थी, काफ़ी दिनों से ये निकली हुई थी। ये ऐसी पोस्ट है कई बार खाली भी चली जाती है, वहाँ एप्लीकेंट्स नहीं मिलते हैं, तो राजस्थान के अंदर बहुत हाइली पेइंग पोज़ीशन नहीं है, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन आता है। केन सुपरवाइज़र जो यूपी के अंदर आता है, यूपी का जो शुगर केन का अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए अलग से ये ये पोस्ट निकाली जाती है केन सुपरवाइज़र। और टेक्निकल असिस्टेंट जो है, यूपी के अंदर भी है और राजस्थान के अंदर भी ये पोस्ट निकाली जाती है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर की भी पोस्ट निकली थी। तो इसके लिए भी बीएससी एजी ही उसमें माँगा गया था और उसके बाद हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये निकाला गया था। और इसके अलावा अगर हम स्टेट्स के अंदर देखें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर रेंज ऑफिसर्स होते हैं और अलग-अलग नाम से इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी बीएससी एजी को लिया जाता है। और ये हमारा सारा गवर्नमेंट सेक्टर था और इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे आप बैंकिंग देख सकते हैं, बैंकिंग के अंदर जो है रेगुलर जॉब्स निकलती रहती हैं और हालाँकि ये जो वेयरहाउसिंग डिपार्टमेंट और सीड कॉर्पोरेशन की जो वैकेंसीज़ हैं, ये ओकेजनल आती हैं, हमेशा रेगुलर इसकी वैकेंसीज़ नहीं आती हैं। तो जब आई हैं, कुछ कम आती हैं, लेकिन आप इंस्टेंट जाकर के उसको ग्रैब कर सकते हैं उस अपॉर्च्युनिटी को। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपैरेटिवली कॉम्पिटिशन कम होता है और हमको ईज़िली जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट सेक्टर से। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि सब लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बीएससी एजी के बाद बेसिक या प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर है वो सेल्स और मार्केटिंग का है और उस मार्केटिंग से भी ज़्यादा सेल्स का काम मिलेगा बीएससी एजी वाले को। सेल्स का काम इसलिए मिलेगा क्योंकि हम लोग सभी या जो भी बीएससी ग्रेजुएट्स हैं, वो अभी जस्ट बीएससी करके आए हैं। मार्केटिंग को एमबीए वालों के लिए छोड़ दिया जाता है। मिल सकती है अगर आपके पास अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा आपके पास रिज़्यूमे मज़बूत है, मार्केटिंग का भी मिल सकता है, लेकिन सेल्स का काम अक्सर ज़्यादा मिल जाता है। तो बहुत सारी एग्रीकल्चरल कंपनीज़ हैं, जैसे सिंजेंटा है, कृषि धन है, बेयर है, अर्बन किसान है और भी कई तरह की ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ आती हैं, जो या तो सीड के बारे में वो लोग डील करती हैं, फर्टिलाइज़र्स के बारे में वो लोग डील करती हैं, तो अच्छा पैकेज या ठीक-ठाक पैकेज उसमें आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको उनका प्रोडक्ट लेकर के डोर टू डोर या कह सकते हैं विलेज टू विलेज जाना होता है और जो भी फार्मर्स हैं, उनको कन्विंस करना होता है कि वो उस प्रोडक्ट को वो खरीद लें और उसके फ़ायदे उनको बताने होते हैं। थोड़ा-सा हेक्टिक जॉब है, लेकिन सीखने को इसमें बहुत कुछ मिलता है, एक्सपोज़र अच्छा खासा मिल जाता है, आदमी को नॉलेज इससे बढ़ता है। इसके बाद आप इससे जब अ, एक्सपीरियंस लेकर के जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी वो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर के अंदर अंदर अगर हम देखें तो उसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है। तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस माँगता है। तो हम प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर पहले एक्सपीरियंस लेकर के फिर हम कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये एग्रीकल्चर जर्नलिज़्म जो हम एक ऑप्शन रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन इसको हम रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे आप जर्नल्स देखेंगे या अखबार जो आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसमें एग्रीकल्चर का एक अलग से सेक्शन आता है। उस सेक्शन के अंदर एग्रीकल्चरल आपको ओपिनियंस देना होता है या लोगों की क्वेरीज़ को सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए भी हम एलिजिबल हो सकते हैं एग्रीकल्चर जर्नलिज़्म के अंदर। अब तक जो हमने डिस्कस किया था कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में। और सेकंड इसका सेक्शन अगर हम देखें हायर स्टडीज़ का हम रखते हैं कि अगर किसी को या तो रिसर्च में जाना है या एमएससी या एमबीए करने के बाद फिर जॉब में जाना है क्योंकि उसमें अपॉर्च्युनिटीज़ कुछ बेहतर हो जाती हैं। तो इसके लिए हम सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिया के अंदर हम देखें एग्रीकल्चर का जो है आईसीआर का पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो ये पूरे इंडिया के अंदर कई पूरे इंडिया के अंदर इसको दिया जाता है और ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि हम एमएससी या एमबीए एग्री बिज़नेस के अंदर हम एडमिशन ले सकें या
जो भी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उसमें हम ले सकें। इसके अंदर एक बात ध्यान रखने की ये है कि इसमें एलिजिबल वही लोग हैं जिनका बीएससी एग्रीकल्चर उन्होंने जहाँ से किया है, एक्रेडिटेड है आईसीआर से, और अगर एक्रेडिटेड नहीं है तो वो इसमें अपीयर होने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हम गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को देख लें उत्तराखंड की जो है, या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबोर को देख लें, या जितनी भी बड़ी-बड़ी और अच्छी रेप्यूटेड कॉलेजेस जो हैं एग्रीकल्चर के, उसके अंदर अक्सर जगह ये क्राइटेरिया रखा जाता है कि या तो वो स्टूडेंट्स जो हों डोमिसाइल हों उसी स्टेट के, जैसे उत्तराखंड के अंदर जो गोविंद जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर उत्तराखंड के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। तो अदर स्टेट्स के बच्चे उसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं? तो उसका रास्ता ये बनता है कि जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या फैकल्टीज़ हैं, उसके अंदर 25% सीट्स जो है आईसीआर पीजी एग्ज़ाम के ज़रिए फिल की जाती है, और जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसके अंदर 100% सीट्स जो हैं, जैसे एनडीआरआई करनाल हो गया, तो उसके अंदर 100% सीट्स जो हैं आईसीआर पीजी एग्ज़ाम से फिल की जाती हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम माना जाता है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हायर स्टडीज़ में जाने के लिए इंडिया के अंदर। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जैसे एएमयू जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है। इसके अंदर भी कई सारे कोर्सेज़ हैं, प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, और एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है। तो इसके कुछ एमएससी कोर्सेज़ जो हैं वो आईसीआर से एक्रेडिटेड हैं। तो ये अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है। तो अगर हमारा पुराना जो हमने जहाँ से बीएससी किया है वो आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है, तो हम एएमयू एंट्रेंस के अंदर हम बैठ सकते हैं, एलिजिबल इसके अपीयर हम हो सकते हैं, और अगर हमने उसको क्लियर कर लिया तो हम एडमिशन भी ले पाएँगे। उसी तरह बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है पीईटी जो कहलाता है, इसके अंदर भी आप अप अ, अप्लाई कर सकते हैं, और इंडिविजुअल इस यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके बाद में यूपी स्टेट का जो है, अलग-अलग स्टेट्स अपने-अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेते हैं। तो यूपी कैटेट जो देखा लिखा गया है, तो यूपी कैटेट ये एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के यही एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होती है कि आप यूपी के डोमिसाइल स्टूडेंट्स होने चाहिए, और अगर आपके पास डोमिसाइल है तो बहुत अच्छा है, तो आपको ये देना चाहिए। इसके बाद राजस्थान के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर प्री पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये कई सारी यूनिवर्सिटीज़ मिला करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, और इसके मार्क्स के बेसिस के ऊपर वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो है एडमिशन लेती हैं। इसी तरह गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छी रेप्यूटेड कॉलेज है। तो इसकी अपना अलग से इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और एफआरआई देहरादून जो है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है फॉरेस्ट्री से। इसके अंदर एमएससी फॉरेस्ट्री के 3 या 4 एमएससी के कोर्सेज़ हैं, तो हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ इंस्टीट्यूट जाकर के एप्लीकेशन लेना पड़ता है, और वहीं पर फिल करके सबमिट करना पड़ता है। बिहार के अंदर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबोर है, तो उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ा ऑप्शन जो है, ये सारे जो थे बेसिकली एमएससी के लिए थे। एमएससी के अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, एग्रोनॉमी हो गया, प्लांट साइंसेज़ हो गया, प्लांट साइंसेज़ के अंदर भी कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो कई सारे एंटोमोलॉजी है, डेयरी के अंदर आ जाता है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी जा सकते हैं। तो कई सारे कोर्सेज़ हैं, पूरी इसकी लंबी लिस्ट है, तो हम उन सब के लिए इन्हीं जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। हम एमएससी के लिए जब जाते हैं तो बेसिकली जो देखा गया है, जो लोगों में ट्रेंड जो है स्टूडेंट्स के अंदर, जो टॉपर्स होते हैं वो एग्रोनॉमी को प्रेफ़रेंस देते हैं। उसके बाद ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसको जीपीबी कहा जाता है, उसकी सीट्स फिल होती हैं। उसके बाद सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद अलग-अलग फिर कोर्सेज़ आते चले जाते हैं। क्योंकि शुरुआत के एग्रोनॉमी, जीपीबी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ये बेसिक एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, और इनकी डिमांड्स अच्छी है। एक और सब्जेक्ट आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, तो उसके बारे में ज़्यादा लोगों का ज़्यादा उसके बारे में ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी पोस्ट अच्छी निकल जाती है, तो उसके लिए भी हम एमएससी देख सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन ये आता है अब्रॉड का। तो हम यहाँ इंडिया में पढ़ते हैं, तो बाहर हमको अपॉर्च्युनिटी या एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है। तो हमको बाहर जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। उसमें बेसिक चीज़ें ये होती है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है नेटिव स्पीकिंग जो लैंग्वेज है हमारा इंग्लिश नहीं है। तो उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर नेटिव स्पीकिंग लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, तो वो आईएलटीएस माँगता है, या टोफल कहते हैं इसको, या जीआरई। जीआरई जो है ये एप्टीट्यूड भी हमारा इवैल्यूएट करता है, और ये दोनों जो है आईएलटीएस और टीओईएफएल, टोफल इसको कहते हैं नॉर्मली। तो इन दोनों में हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का इवैल्यूएशन होता है। तो हम इसके लिए
प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे उसमें प्रोसीजर हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसका एक स्टेप ये सारे एग्ज़ाम्स देना होता है। उसके अलावा कोर्सेज़ हमको सर्च करने पड़ते हैं, फिर वहाँ अप्लाई करना पड़ता है और अगर हम वहाँ पर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं तो स्कॉलरशिप्स के बारे में भी हमको देखना पड़ता है। तो ये अब्रॉड का एक अच्छा ऑप्शन है, तो जो ये कर सकता है उसको ज़रूर जाना चाहिए।